दिल्ली में इस समय यमुना नदी की बाढ़ ने प्रलय की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे सरकार के दफ्तर, सड़कों और राहत कैंपों में पानी भर गया है। लगातार बारिश और यमुना का उफान नदी के किनारे और आसपास के इलाकों को पूरी तरह जलमग्न कर चुका है, जिससे राजधानी की हालत असम और बिहार जैसी हो गई है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर पहुंच गया है और पानी दिल्ली सचिवालय के पास तक घुस गया है। सचिवालय के अंडरपास में पानी तेजी से भर रहा है, जिससे प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। मयूर विहार फेज 1 इलाके में बनाए गए कई राहत शिविर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। जहां विस्थापित लोग शरण लिए थे, उनकी स्थिति और भी कठिन हो गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली के कई मुख्य सड़क मार्ग भी प्रभावित हुए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के अलीपुर इलाके में फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया, जिससे यातायात और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है। नदी के तेज प्रवाह और जलस्तर में वृद्धि के कारण निगमबोध घाट की दीवार भी टूट गई है, जिससे इलाके में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। पानी के बढ़ने से दिल्ली के अनेक इलाकों में वाहन, सड़कें, सरकारी दफ्तर और आवासीय इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे नागरिकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार यमुना की बाढ़ ने दिल्ली में प्रशासनिक केंद्र और आवासीय क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है और राहत कार्यों के बीच जनता की सुरक्षा व आवाजाही बड़ी चुनौती बन गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% स्पेशल जीएसटी लगाने का फैसला किया है। इस उच्च दर का टैक्स उन हानिकारक और गैर जरूरी वस्तुओं पर लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इस 40% जीएसटी पर कोई अतिरिक्त सेस या टैक्स नहीं लगेगा, यानी ये टैक्स अधिकतम होगा। इसके अलावा शीतल पेय पदार्थों, जिनमें शुगर या स्वीटनर वाले ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड फूड ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड पेस्ट शामिल हैं, उन पर भी यही 40% टैक्स लागू होगा। निर्मला सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि जीएसटी की दरें मुख्य रूप से अब 2 स्लैब में होंगी, 5% और 18%, जबकि 12% और 28% की दरों को हटा दिया गया है, जिससे कर प्रणाली सरल होगी। यह निर्णय आम जनता को राहत देने और कर व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए लिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कई बार चीन और अन्य देशों से भीख मांगकर देश का गौरव बेच रही है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार कभी अमेरिका के सामने भीख मांगती है तो कभी चीन के सामने, और इस वजह से भारत की प्रतिष्ठा विदेशी ताकतों के सामने गिर रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि भाजपा की सोच तानाशाही जैसी है और वह बंगाल को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रही है। पंजाब में बाढ़ का संकट गहरा गया है, जहां हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में 3.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। स्कूल, कोचिंग क्लासेस बंद कर दी गई है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाने का काम तेज कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस स्थिति का जायजा लिया है और आपातकालीन बजट जारी किया है। राज्य सरकार ने भोजन, दवाइयां और पीने के पानी की आपूर्ति नियमित की है। कई प्रमुख सड़कें और पुल बाढ़ में बह गए हैं, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है। लखनऊ पुलिस की चेकिंग के दौरान एक युवक पकड़ा गया, जिसने खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी बताया, लेकिन जब दस्तावेजों की गहन जांच हुई तो सारा सच सामने आ गया। जांच में पता चला कि वह युवक असली ऑफिसर नहीं बल्कि एक ठग है, जिसने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक ठगी का जाल फैला रखा था। उसके पास से कई फर्जी पहचान पत्र, नकली सील, सरकारी लेटरहेड और लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से लोगों को सरकारी नौकरी और ठेकों का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। सूत्रों के अनुसार वह बड़े अधिकारियों से मिलने जुलने का दिखावा करता और अपने संपर्कों का हवाला देकर लोगों को धोखा देता था। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है इस गैंग से जुड़े और कौन कौन लोग सक्रिय हैं। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि आम नागरिकों को ऐसे फर्जी ऑफिसरों और नौकरी दिलाने वाले दलालों से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास जालसाजी की कोशिश नाकाम करते हुए 1.99 लाख के नकली नोट जब्त किए हैं। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में हुई। बीएसएफ के जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखते हुए तेजी से कार्रवाई की और सीमा पार से फेंके गए नकली नोटों वाले पैकेट को बरामद किया। जब पैकेट खोला गया तो उसमें 500 के 1000 नकली नोट मिले, जिनकी कीमत करीब 1.99 लाख थी। इस गिरफ्तारी से बीएसएफ की सीमा सुरक्षा और तस्करों के खिलाफ लगातार हो रही सफल कार्रवाई का पता चलता है। अधिकारियों ने बताया कि यह नकली नोट तस्करों द्वारा भारत में अवैध रूप से चलाने के लिए लाए जा रहे थे।
भारत ने बैटरी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के लिए परीक्षण का फैसला किया है। यह कदम देश की ऊर्जा व्यवस्था में सौर ऊर्जा के समावेश को बढ़ाने के लिए है। बिजली मंत्रालय के सलाहकार ने बताया कि यह तकनीक ऊर्जा आपूर्ति को भरोसेमंद बनाएगी। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में यह परीक्षण किया जाएगा। देश भर में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पहल से अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ेगी। ऊर्जा क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। WHO ने देशों से आग्रह किया कि वे मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा और डिप्रेशन का शीघ्र पता लगाने के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करें। वैश्विक आत्महत्या दरों में वृद्धि हो रही है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की जरूरत है। युवा वर्ग विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है। यह एक बड़ी वैश्विक चुनौती के रूप में उभर रही है। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भारतीय हमलों के लगभग 4 महीने बाद पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मई 2025 में भारत की सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। ताजा सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि इस एयरबेस के उस हिस्से में नए दीवारों और आधारभूत निर्माण का कार्य जारी है जो हमले में विशेष रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था। यह एयरबेस रावलपिंडी में स्थित है और पाकिस्तान की वायुसेना की महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है, जहां शीर्ष नेतृत्व के VIP विमान भी संचालित होते हैं। विश्लेषकों के अनुसार इस एयरबेस पर हमला मुख्यतः उन सैन्य ट्रकों और उपकरणों को निशाना बनाकर किया गया था जो कमांड और कंट्रोल C2 केंद्र के रूप में कार्यरत थे। भारतीय हमले ने इन वाहन और आसपास की संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके कारण उनमें से कुछ को बाद में पुनः बनाया जा रहा है। पुनर्निर्माण के बावजूद पाकिस्तान की शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में अभी भी इस एयरबेस का इस्तेमाल अपने VIP यात्रा के लिए किया है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत बनी हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन आज ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet के प्रमोशन मामले में ED के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। धवन दिल्ली स्थित ED मुख्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचे। उन्हें ED ने नोटिस भेजा था और अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा था। इस केस में सुरेश रैना, हरभजन सिंह और युवराज सिंह से ED पहले ही पूछताछ कर चुकी है। टीम इंडिया के ओपनर रहे शिखर धवन ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था। शिखर पहली बार 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में शामिल हुए थे। 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आखिरी वनडे खेला था। उसके बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिली।